the greatest empire in the south. The most powerful. The Cholas. Chola Empire, the great Cholas. The Chola Empire. आज के दिन से लगभग 1000 साल पीछे चल ईयर 1025 साउथ इंडिया के एक पोर्ट नागपट्टिनम से लगभग 100 लकड़ियों के जहाजों का एक बेड़ा निकलता है। ये जहाज बंगाल की खाड़ी से होते हुए धीरे धीरे मलय पेनिनसुला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनमें सवार हैं लगभग 3000 सैनिक जिनके पास ना कोई नक्शा है ना कोई कंपस। यहाँ नेविगेटर्स के पास रास्ता ढूंढने के लिए है सिर्फ उस जमाने का समुद्री ज्ञान, तारों की स्थिति, हवाएं और मॉनसून पैटर्न्स। इसी दिशा में आगे बढ़ते रहो साथियों। सवार कर रहे इन सभी लोगों की मंजिल सिर्फ एक है, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर श्री विजय नाम के समुद्री साम्राज्य का शहर कदारम। यह आज के दिन के मलेशिया के केदा स्टेट का रीजन है। इस मिशन में गलती की गुंजाइश बहुत बहुत कम है। एक गड़बड़ होते ही पूरा मिशन ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। अपनी आंखें खुली रखना, दुश्मन के जहाज हमें देख ना पाए। सबसे पहली बात, ये पूरा हमला सरप्राइज पर टिका है। अगर कदारम को एक दिन पहले भी खबर लग गई तो वो शहर बंद करके सीज की तैयारी कर लेंगे और ये 3000 सैनिक समुद्र के बीच ही फंस जाएंगे। दूसरी चीज, अगर कुछ भी गलत हुआ तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अगले पूरे 1 साल तक कोई भी मदद करने वाला जहाज वहां से गुजरने वाला नहीं है। यानी ये 3000 लोग एक दूसरे देश के किनारे पर पूरी तरीके से अकेले होंगे। लेकिन इस कहानी में सबसे अजीब बात यह है कि जिस राजा ने ये पूरा हमला प्लान किया था वो खुद इस हमले में मौजूद ही नहीं था। वो राजा तो असल में हजारों किलोमीटर दूर अपनी राजधानी में बैठा था। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों फेमस राजेंद्र चोल की, ऑल्सो नोन एज राजेंद्र चोला। राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। इन्हें इंडिया का सबसे महान कॉन्करर भी बताया जाता है। पूरी इंडियन हिस्ट्री में हमें ऐसे बहुत कम इंडियन रूलर्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने हजारों किलोमीटर दूर जाकर किसी और देश पर हमला किया हो, और ये हमला दोस्तों उन्हीं में से एक था। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये हमला कामयाब हुआ? क्या अगले 2 हफ्तों में ये जहाजों का बेड़ा वो कर दिखाएगा जो भारतीय इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं किया था, या फिर ये 3000 से ज्यादा सैनिक बिना किसी मदद के, बिना किसी उम्मीद के समुद्र के बीच गायब हो जाएंगे? आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों चोल साम्राज्य की कहानी। ये कहानी शुरू तमिलनाडु से होती है, लेकिन असल में ये पूरे इंडिया की सबसे एम्बिशियस मिलिट्री कहानियों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें अपनी टाइमलाइन में करीब 10 साल पीछे जाना होगा। चाइना के शाही दरबार में, जहां पर एक बेइज्जती ने सब कुछ बदल दिया। साल 1000 एडी के आसपास दुनिया के इस हिस्से में 3 बड़े एम्पायर्स थे। इंडिया का चोला एम्पायर जो आज के तमिलनाडु की धरती से उठा था, चाइना की सोंग डायनेस्टी, और इनके बीच में मौजूद श्री विजय एम्पायर जो मलय और सुमात्रा की पोर्ट सिटीज का एक लूज कन्फेडरेशन था। इस पूरे इलाके में जो भी ट्रेड होती थी श्री विजय एम्पायर द्वारा कंट्रोल पोर्ट से ही गुजरती थी। ये एग्जैक्टली वही इलाका है जिसे आज के समय में स्टेट ऑफ मलाक्का कहा जाता है। अब जैसा मैंने आपको ग्रेट निकोबार वाले वीडियो में भी बताया था, ये स्टेट ऑफ मलाक्का एक चोक पॉइंट है। बहुत ही नैरो सी वाटर बॉडी है जिसका सिंगापुर जैसे देश फायदा उठा सकते हैं, और उस जमाने में श्री विजय एम्पायर ने भी इसका फायदा उठाया। ये एम्पायर विदेशी जहाजों को अपने पोर्ट्स पर रुकने के लिए मजबूर करता था। ये श्री विजय का समुद्र है, यहाँ से गुजरने की कीमत हर जहाज को चुकानी पड़ती है, और जो जहाज नहीं रुकते थे उन्हें हमला करके डिस्ट्रॉय कर देता था। यानी श्री विजय इंडिया और चाइना के बीच के ट्रेड रूट पर एक टोल की तरह बैठा था, और इंडिया चाइना के बीच ट्रेड उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती थी। अब इस टोल गेट का सबसे इंपॉर्टेंट और वेल्दी दरवाजा था कदारम का शहर, जिसके हाथ में कैम्फर और कीमती लकड़ियों का वो ग्लोबल बाजार था जिसकी साउथ इंडिया के मंदिरों और अमीर घरों में जबरदस्त डिमांड थी। अब टैक्स तक की बात तो फिर भी ठीक थी, लेकिन फिर श्री विजय एम्पायर ने बिजनेस से आगे बढ़कर चोल साम्राज्य का सीधा सीधा अपमान करना शुरू किया। चोलों की औकात, वे हमारे समुद्र में हमारी अनुमति के बिना एक पाल भी नहीं खोल सकते। ये पूरी बात शुरू हुई साल 1015 में, जब चोला एम्पायर का पहला डेलीगेशन चाइना पहुंचा।
उस वक्त कौन सा एम्पायर कितना बड़ा है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, इसके हिसाब से उनको दूसरे दरबारों में स्टेटस दिया जाता था। जितना बड़ा स्टेटस उतना ही ज्यादा एडवांटेज ट्रेडिंग में। चोला एम्पायर उस वक्त साउथ एशिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था और उस हिसाब से उसका स्टेटस भी ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन चाइना के सोंग दरबार ने उसे अपने एक छोटे सहायक राज्य के बराबर का दर्जा दिया। ये सबके लिए शॉकिंग था उस वक्त देखना, और जब पूरी बात सामने आई तो पता चला कि ऐसा श्री विजय एम्पायर के कारण हुआ था। उस वक्त चाइना के दरबार तक दक्षिण के समुद्रों की सारी खबरें श्री विजय और खासकर केदा के व्यापारी पहुंचाते थे, और उन्हीं लोगों ने चाइनीज फाइल्स में ये पहले से दर्ज करवा रखा था कि चोला एम्पायर कोई बड़ी ताकत नहीं है, बल्कि श्री विजय के अधीन एक राज्य है। यही कारण बना कि चाइना का सोंग एम्पायर चोलास को श्री विजय पर डिपेंडेंट एक छोटा मोटा एम्पायर समझने लगा, और सदर्न इंडिया के ट्रेडर्स को चाइनीज मार्केट्स में अपना सामान ढंग से नहीं बेचने दिया जाता था। जब चोला एम्पायर का एक दूत चाइना से वापस लौटा तो उसने खबर दी कि श्री विजय एम्पायर और खासकर कदारम का शहर चाइना के दरबार में ये झूठ फैला रहा है कि चोला एम्पायर असल में श्री विजय के नीचे आता है। बताया जाता है कि सम्राट राजेंद्र चोल को ये बात बहुत चुभी कि एक छोटी सी पोर्ट सिटी उन्हें अपना नौकर बता रही है, लेकिन सवाल उठा कि आखिर किया भी क्या जा सकता है। ये जो कदारम का शहर था ये समुद्र के दूसरी तरफ था, तो वहां सेना भेजकर उन्हें पनिश करना ये लगभग नामुमकिन था। भारत के इतिहास में अभी तक कोई भी राजा ऐसा नहीं कर पाया था, और बात सिर्फ नामुमकिन होने की नहीं थी। इंडियन ओशन की दुनिया का उस वक्त का एक अनरिटन रूल था कि राजा जमीन पर लड़ते हैं और समुद्र व्यापारियों का है। समुद्र पार जाकर किसी दुश्मन को सजा देना, ऐसे काम उस दुनिया में किए ही नहीं जाते थे। कोई और राजा होता तो ये छोड़ देता, लेकिन जिस राजा की ये बेइज्जती हुई थी उसके अंदर बचपन से एक ऐसी आग जल रही थी जिसे समझे बिना आप ये कहानी समझ ही नहीं सकते। किसी मशहूर पिता का बेटा होना अपने आप में बेहद मुश्किल पोजीशन होती है, और राजेंद्र चोल के पिता थे राजा राजा चोल, पूरे साउथ इंडिया के सबसे मशहूर इंसान। राजेंद्र का पूरा जीवन इस नाम की परछाई में बीता था। राजा राजा एक वॉरियर किंग थे जिन्होंने एक छोटे से किंगडम को साउथ इंडिया की सुपर पावर बना दिया था, और वो अपने बेटे के लिए एक नामुमकिन सा बेंचमार्क बनाकर गए थे जिसे पार करना राजेंद्र के लिए बहुत मुश्किल था। और ये इम्पॉसिबल बेंचमार्क और भी ऊंचा हो गया जब राजेंद्र को पहली बार जंग पर भेजा गया। इस जंग में राजेंद्र को अपने बारे में एक चीज पता चली कि उन्हें ये जंग का थ्रिल पसंद नहीं था। जो चीज पिता को जिंदा रखती थी वो चीज बेटे को पसंद ही नहीं थी। सालों पहले राजा राजा को डेक्कन के चालुक्य राजाओं से हार मिली थी, जिसके बाद राजा राजा ने कसम खाई थी कि जब तक वो चालुक्य की राजधानी मान्यखेट को जला नहीं देते वो शिकार पर नहीं जाएंगे। साल 1007 में राजेंद्र अपनी सेना लेकर चालुक्य इलाके में गहराई तक घुसे, लेकिन उनकी मुहिम मान्यखेट पहुंचने से पहले ही रोक दी गई और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। साल 1012 में बूढ़े होते राजा राजा ने राजेंद्र को वापस बुलाकर को रूलर बना दिया, और 1014 में राजा राजा की मौत के बाद चोल साम्राज्य की बागडोर पूरी तरह से राजेंद्र चोल के हाथों में आ गई। और फिर इसी बेटे ने, जिसे लोग कमजोर समझते थे, जिसे लोग सिर्फ पिता की परछाई के नीचे देखते थे, इसने वो काम कर दिखाया जो उसके लेजेंडरी पिता भी नहीं कर पाए थे। साल 1017 में राजेंद्र चोल की सेना वापस मान्यखेट लौटती है, लेकिन इस बार राजेंद्र खुद नहीं जाते और दरबार से ही इस हमले को कोऑर्डिनेट करते हैं। चोल सेना को सिर्फ जीतने का नहीं, शहर को जला देने का आदेश था, और चोल दरबार के कवियों ने लिखा कि ऐसी आग जली जिससे आसमान के देवता तक डर गए। मान्यखेट, जिसे 150 साल तक इंडिया की सबसे मशहूर राजधानियों में गिना जाता था, उसकी इंपीरियल शान ऐसे मिटी कि आज उसकी जगह सिर्फ कर्नाटका का एक छोटा सा कस्बा मालखेड़ बचा है। वैसे इस वीडियो में दिख रहे ये एनिमेशंस और कैरेक्टर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये आप भी सीख सकते हैं। इन मूवी क्वालिटी एनिमेशंस के पीछे एआई की ताकत है। ज्यादातर लोग एआई को सिर्फ चैट जीपीटी जैसी एप्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको एआई मास्टर क्लास में एआई से वीडियोस बनाना, एआई से इमेजेस बनाना, एआई से गाने बनाना, एआई से प्रेजेंटेशंस बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, इवन वेबसाइट्स बनाना सिखाता हूं। ये 3 घंटे की लाइव क्लास है जहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 30 सबसे इंपॉर्टेंट एआई टूल्स सिखाता हूं। वो टूल्स
जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और इसे ज्वाइन करने के लिए आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। ये क्लास सभी बिगिनर्स के लिए है। मैं इसी भाषा में बात करता हूं जैसे मैं अभी आपसे कर रहा हूं, हिंदी में। और इसे ज्वाइन करने की कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं और रिव्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप एआई की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, ये बेस्ट तरीका है। अभी जाकर ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस QR कोड में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अपनी राजधानी तंजावुर में जश्न के बीच राजेंद्र ने ऐलान किया कि उनके पिता की अधूरी कसम अब पूरी हो चुकी है। फिर इन्होंने लंका की तरफ रुख किया। राजेंद्र चोल ने श्रीलंका के राजा के पास सेना के साथ डिप्लोमैट्स भेजे और एक ऑफर रखा, पुरानी दुश्मनी भूलकर हमारे अधीन आ जाओ। लंका के राजा ने मान्यखेट का दृश्य देखकर झुकना स्वीकार किया। हालांकि श्रीलंका के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जैसे कुलावामसा इस दौर को एक सख्त मिलिट्री कैंपेन के तौर पर याद करते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि श्रीलंका भी चोल साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। अगले कुछ सालों में राजेंद्र की सेना पांड्या और चेरा इलाकों पर अपनी पकड़ और मजबूत करती है और मालदीव्स और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड टेरिटरीज पर भी कंट्रोल